बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, नए हफ्ते का आगाज़ है, पहला प्रोग्राम है हफ्ते का, और आज के दिन बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये मुख्तसर फैसला था, लेकिन आज इसका डिटेल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आ चुका है। इस डिटेल्ड ऑर्डर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को DGISI नॉमिनेट कर दिया गया है और वो 30 सितंबर से अपने फ़राइज़ सरंजाम देना शुरू करेंगे। तो आसिम मलिक साहब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो DGISI नॉमिनेट हो चुके हैं और 30 सितंबर से वो DGISI की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरंजाम देंगे। अगर आज बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से, जनाब, ये 12 जुलाई का एक फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलॉट की जाए। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था और उसके मुताबिक जो अयाज सादिक साहब हैं, स्पीकर कौमी असेंबली के, उन्होंने ख़त भी लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि जनाब, अब चूंकि ये एक्ट आ चुका है तो अब आप उसी तरीके से जिस तरह से डिसाइड होता है मखसूस नशिस्तें किसको देनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, अब आप दीजिए जाए। और फिर एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असेंबली से बिल्कुल ही सफाया हो गया, बिल्कुल ही वो वॉश आउट हो गए। लेकिन आज जो इसका डिटेल्ड फैसला है, अब इस डिटेल्ड फैसले पर जरा डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिर भी मौजूद होंगे, कोशिश करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब को भी हम लें और उनसे भी जरा डिटेल में बात करें। लेकिन जो डिटेल ऑर्डर हम पढ़ रहे थे, मैं मेरी टीम पढ़ रही थी, उसके मुताबिक जो आर्टिकल 17 है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, जो ये कहता है कि सियासी जमात बनाना हर एक का हक है और सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना। और साथ साथ जो बड़ी दिलचस्प बात है ना, वो 66 और 104 पर है कि जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो 2017 से एप्लीकेबल होगा। यानी अब अगर इसको मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो एक तरफ पार्लियामेंट है जिसने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया है, दूसरी तरफ 12 जुलाई का डिटेल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आ गया है और लग ऐसा रहा है मुबैना तौर पर बादियों नजर में कि ये आपस में मुतसादम है। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह गए, इसका भी जिक्र कर लेते हैं, फिर अपने कानूनी माहिरीन की तरफ चलेंगे। हुकूमत के पास कमोबेश ये रह गया मामला कि क्योंकि पहले ही रिव्यू डाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उस पर आप अपील नहीं कर सकते, और ये तो ऑब्वियसली 11 रुकनी जजेस का जो एक आप लार्जर बेंच था उसने ये फैसला दिया था, 8-3 से ये फैसला निकलकर सामने आया था। अब इस पर रिव्यू पे जा सकते हैं। अब रिव्यू पर जाने के लिए आपके पास बुनियादी चीजें बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराना पड़ता है कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के मामले को या इस फैसले में आपने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, इस कानूनी पहलुओं पर आपने नजर नहीं डाली, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं वो बैठते हैं और फिर ये देखते हैं कि जनाब इसके रिव्यू में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। रिव्यू में जाने के चांसेस कितने होते हैं? कमोबेश जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि 75% जो रिव्यू होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी वो रिव्यू में नहीं जाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो कहते हैं कि जनाब हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि आपने जो कानूनी नुक्ता उठाया उसकी हैसियत दी। अब इस सारे मामले पर नून लीग भी रिव्यू पर है, पीपल्स पार्टी भी रिव्यू पर है और इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू पर है। अब अगर ये रिव्यू पर जाते हैं तब तक, क्योंकि आपने रिव्यू करवाने के लिए भी उस फैसले को इंप्लीमेंट करवाना जरूरी है। अब अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उस पर एक बड़ा सवाल निशान होगा कि वो मैजिक नंबर, जो मतलूबा नंबर है, वो किस तरह से पूरे किए जाते हैं। तो ये कुछ सवालात हैं, आज अपने कानूनी माहिरीन से ये सवालात करेंगे। याहिया फरीद साहब माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कौसैन मुफ्ती साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा गुफ्तगू शुनीद करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नईम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो याहिया साहब से ज़रा मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। याहिया साहब, ये बताइएगा, ये जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है उसमें आर्टिकल 17 का भी जिक्र है, फिर 66 और 104 की बात भी की गई है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर जरा मैं आगे चल के जरा डिटेल में बात करूंगा। लेकिन इस डिटेल्ड ऑर्डर को, जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, उसके डिटेल ऑर्डर को आप किस तरह देखते हैं? अब क्या इसके अंदर आसान अल्फाजों में समझाया जा सके? देखिए, आज का जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो कोई सरप्राइज नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। जो भी 12 जुलाई का ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर आया था, ये उसी की एक डेलिब्रेशन, उसी की एक एग्जाम, उसी को समझाया गया है, उसी को, कोई इसमें कोई खास कोई नई बात नहीं की गई। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि जो डिसेंटिंग नोट 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 3 अगस्त को आया था, अफसोस ये होता है कि आज की जो लेंथी जो जजमेंट आई उसके अंदर उस डिसेंटिंग नोट में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ लॉ एंड क्वेश्चंस ऑफ लॉ को उठाया कि 2 सुप्रीम
कोर्ट के जजेस ने, उनको उनके ऊपर लगा ये कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की, तो खामोश रहे। इवन दो अच्छा, आप बात उसी की कर रहे हैं ना जो दो जज साहिबान ने कहा था कि ये गैर आईनी फैसला है। मैं अगर तस्दीक कर दीजिएगा मेरी। जी देखिए, उन्होंने जो डायसेंटिंग नोट है वो एक बड़ा लेंथी डायसेंटिंग नोट है, उसके अंदर लुबे लुबाब उसका यही था ना। जी उसका लबे ये जी बिल्कुल यही था कि एक जो सुप्रीम, देखिए ये कह देना कि सिर्फ जजेस ने ये कहा था कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, वो शायद बहुत ही एक सिंपल रीडिंग होगी। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये कि यूं लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द अपील जाकर कोई एक नई रेमेडी क्रिएट की है, ऐसे कुछ लोगों के लिए जो ना तो पिटिशनर थे, ना तो रिस्पोंडेंट थे, और ना ही जिसका इशू जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। और ये ना तो इलेक्शन कमीशन के सामने कभी तो ये इशू आया, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने आया, और ना सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अगर आप अटॉर्नी जनरल का जवाब उठा के देख लें तो उसके अंदर कहीं ये सवाल नहीं था कि क्या पीटीआई को ये रिजर्व सीट्स मिलेंगी या नहीं। सवाल सिर्फ एक था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो क्या इलेक्शन लड़े बगैर, कोई सीट को जीते बगैर, क्या अंडर द इलेक्शंस एक्ट एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस तरह की पार्टी को रिजर्व सीटें मिल सकती हैं या नहीं। इसी के ऊपर सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल दिए, इसी के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी दलाइल दिए। लेकिन जब जजमेंट आई, जब शॉर्ट ऑर्डर आया, तो यूं लगा जैसे बिल्कुल ही एक बरक्स सारे के सारे प्रोसीडिंग से एक नया रिलीफ बना दिया। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ताकि आवाम की याद ना, आप रोजाना की बुनियाद पर खबरें आती हैं। ये सवाल पूछा भी गया था ना कि आप लोग यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं, और फिर ये जवाब दिया गया कि नहीं जनाब, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों के लिए आए हैं। इसीलिए शायद आज जो गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये बात कहती है कि उनको वो भी दे दिया गया जो उन्होंने मांगा नहीं था, इसीलिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए सलमान अकरम राजा से अदालत ने पूछा कि ये जो 80 रिटर्निंग कैंडिडेट्स हैं, क्या ये अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट को कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा बिल्कुल कंटेस्ट जो है वो इसी पे ही कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप पीटीआई की टिकटें अगर दे दी जाए तो वो उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल होगा, जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा ये कोई डिमांड नहीं है, अदालत अगर देना चाहे तो दे दे, लेकिन हम ये डिमांड नहीं करते। तो देखिए, एक रिलीफ जो पिटिशनर ने मांगा ही नहीं, जिसका उस केस के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, जिसके ऊपर हुकूमत का दलाइल ही नहीं आया, जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी ही नहीं गई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डेलिब्रेट ही नहीं किया, आपने एक रिलीफ क्रिएट कर दिया इस तरह का। तो ये तो डेफिनेटली, और अगर आप डिसेंटिंग नोट दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का देखें तो वो यही कह रहे हैं कि लगता यूं है कि जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 4-5 आर्टिकल्स की रीडिंग जो है वो गलत कर दी है, और एक किस्म का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि फ्यूचर के अंदर तो एक पार्टी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एफिलिएट होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और बाद में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा, तो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो उससे अफेक्ट होगी। और लास्ट बात मैं सलमान साहब एक आखिरी बात करना चाहता हूं कि देखें, अगर तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जिसमें रिटर्निंग कैंडिडेट्स को नोटिफाई किया गया था, अगर तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अगर तो वो अल्ट्रा वायरस था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6/5/2024 से क्यों हाल ही उसको क्वॉश किया? 2-3 महीने की इम्यूनिटी क्यों दी? या तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते और कह देते कि ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस भी गलत हुए थे, ये प्रेसिडेंट के भी गलत हुए थे, लेकिन वो मखसूस नशिस्तों के लिए था ना सर। ये मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये सवाल उठाया कि ये तो खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के लिए था ना। आप इलेक्शन कमीशन के किरदार की बात कर रहे हैं ना जो ऑर्डर के अंदर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार नोटिफाई किया रिजर्व सीट है जिसमें पीएमएलएन के लोगों को रिजर्व सीट मिली, पीपल्स पार्टी को मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को नल करार दिया, लेकिन 6 मई 2024 से दिया, जो 2 महीने के बाद था उस नोटिफिकेशन के। तो वो जो 2 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया उस नोटिफिकेशन को, उसका रैशनल क्या था? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर आपने 2 महीने का टाइम फ्रेम में उसको लीगल क्यों करार दिया? आप उसको डे 1 से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया? तो बिल्कुल सवालात उठ जाते हैं इस जजमेंट को लेकर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में क्लैश आ रहा है और विद इन इंस्टीट्यूशन भी क्लैश आ रहा है। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर अपनी अदालत से पूछ रहा है कि ये क्लैरिफिकेशन ऑर्डर किस तरीके से जारी हुआ, कॉज लिस्ट कहां थी, किस चेंबर में हियरिंग हुई, वेबसाइट पे किसने पब्लिश किया, तो ये जरूर सोचने की 9 सवालों की एक फहरिस्त है जो कल आई थी ना हमारे सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत डैमेजिंग फहरिस्त है। साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे जरा इस पे आगे भी हुकूमत के पॉइंट्स। नईम साहब देखें, ऑर्डर
आप एतराज़ कर सकते हैं, आप सवाल भी उठा सकते हैं जो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन इसके बाद क्या सर्कमस्टेंसेस हुकूमत के लिए हो सकते हैं, उस तरफ आने से पहले मैं ज़रा आपको चाहूँगा कि आप इस डिटेल ऑर्डर पे अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। और इस सबको पता था 12 जुलाई का फैसला, उसको थोड़ा उन्होंने डिटेल कर दिया, आर्टिकल 17 का जिक्र कर दिया, सियासी जमातों के किरदार का जिक्र कर दिया, 66 का 104 का डिटेल में ऑर्डर दे दिया। तो सर आपके पहले एनालिसिस क्या है इस पूरे डिटेल ऑर्डर पे? बहुत शुक्रिया जनाब। आप देखिए, जैसे याहिया साहब ने अपनी एक कानूनी राय दी है, वो कानूनदान है, उनकी राय का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन मैं इसको एक एनालिस्ट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखता हूँ। तो आप ही देखिए कि ये पाकिस्तान में कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान की आज भी सबसे बड़ी सियासी जमात के बारे में हम ये गुफ्तगू करते हैं कि किसी भी तरीके से उसे गैर सियासी करार दे दिया जाए। हालांकि 13 में से 11 जजेस ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया था। जब वो सियासी जमात थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फराई साहब ने खुद कहा कि मेरी इंटरप्रिटेशन को गलत इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो सारा बर्डन जो था वो इलेक्शन कमीशन पे था। और आज भी सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल अगर कोई है तो वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है। आप अगर पाकिस्तान को सियासी बहरानों से निकालना चाहते हैं तो बहरान क्या है? वजीर आजम साहब ने कल भी कहा और अपनी हर तकरीर में ये फरमाते हैं कि सियासी बहरान के हल के बगैर मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। तो अगर तो हमने सियासी बहरान हल करना है तो पीटीआई को एक सियासी जमात तस्लीम करके उसका हक देना पड़ेगा। जो कुछ भी इस जजमेंट में भी यही लिखा गया है कि अगर किसी शख्स के साथ आप ज्यादती कर दें और फिर वो बेचारा 2-4 कदम उठाए तो आप कहे तुमने अब ये गलती कर दी, तुमने अब ये गलती कर दी, तुमने ये कर दी, इसलिए अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पीटीआई के साथ यही हुआ है। वो तमाम लोग जो हुकूमत के हामी समझे जाते हैं, जो हुकूमत की हिमायत करते हैं चैनल्स पर आकर, जो लोग अखबारात में कॉलम हुकूमत के लिए लिखते हैं, वो भी मानते हैं ये बात कि वोट जो है वो पीटीआई को पड़ा है। जो आजाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के थे। लोग इमरान खान के नाम पे वोट डाले गए हैं। अब आप उसको कानूनी तौर पे घुमाना चाहें, फिराना चाहें, इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूं तो शायद आपको बात समझ में आ जाए। फर्ज कर लीजिए ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है, इसकी गुफ्तगू हम उसी तरह करें जिस तरह याहिया साहब इस जजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या जरूरी था कि ये ऑर्डिनेंस निकाला जाता? इसकी इस वक्त क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पेश आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को क्या जरूरत पेश आ गई थी? और अगर जितने वुज़रा हैं सबसे आप पूछे तो वो कहेंगे देखिए वो कभी ऐसा होता है कि एक जज साहब नहीं है। अरे भाई, अगर जज साहब नहीं है तो थर्सडे को तो कमेटी की मीटिंग के लिए मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब इंतजार करते रहे और चीफ जस्टिस साहब नहीं आए और फिर जुमे को मीटिंग हो गई और उसमें से मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया। मुनीब अख्तर साहब तो वहां मौजूद थे, इस वक्त कहीं गए हुए थोड़ी थे। तो मकसद ये है कि आप समझें कि कानून का इस्तेमाल अपने मकासद के लिए किस तरह हो रहा है। अगर वाकईतन कभी मुनीब अख्तर साहब कहीं चले जाते, कोई और कहीं चला जाता, कोई एब्सेंट हो जाता, हफ्ता 10 दिन लेट हो जाते, थर्सडे को वो वेट कर रहे हैं, फ्राइडे को आप उन्हें कमेटी से निकाल देते हैं और फिर आप दूसरे शख्स को 5वें नंबर के जज को आप रख लेते हैं, कहते हैं ये कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। 4थे नंबर के जज जो कि चीफ जस्टिस भी बनने वालों की फहरिस्त में शामिल है, उनको नहीं रखते, एक खास जज को रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से किया जाएगा तो पाकिस्तान का सियासी और मुआशी मसला हल नहीं होगा। हमें चीजों को इस तरह देखना। सर, ये इस ऑर्डर के बाद अब आपको क्या लगता है? सर देखें, ये बात आपकी नईम साहब, मैं इस ऑर्डर के बाद देखिए, खलील जिब्रान ये कहता है कि कानून कोई छेनी नहीं है जिससे आप लोगों को छेदते रहें। आप ये देखिए, मेरी बड़ी हतमी राय है कि पाकिस्तान में अगर आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी की है तो वो सुप्रीम कोर्ट की है। तशरीही अगर आइन की करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। हमने दलाइल दे दिए, सबने दलाइल दे दिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। जिस तरह से
हमेशा फैसले आते हैं, कभी 3 और 5 जज एक तरफ हो जाते हैं, 3 जज एक तरफ हो जाते हैं, हमेशा से इसी तरह फैसले आ रहे हैं। तो ये फैसला भी आ गया है, इसे सबको तस्लीम करना चाहिए। आईनी इदारा होने का अब एक और मिसाल देखिए, पीटीआई के इलेक्शन तीसरी मर्तबा हुए, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि जब तक उनके इलेक्शन का फैसला नहीं होता, 2 माह से ज्यादा अरसे से उनका फैसला खुद नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि उस फैसले की वजह से जब उसका फैसला नहीं होगा तो इनको सीटें नहीं दी जा सकती। तो बात यह है कि एक इदारा जो है वो बहरान का सबब बना हुआ है। आपने पाकिस्तान को बहरान का सबब बनाया हुआ है। अब होना ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पार्टी ना बने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करे। अदरवाइज होगा अमल? आपको लग रहा है सर होता हुआ नजर आ रहा है आपको अमल सर? अगर नहीं होगा तो आपको और मुझे इखलाकी तौर पे ना हुकूमत पाकिस्तान, ना हुकूमत का कोई आईनी इदारा हमें इस बात के लिए कह सकता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने चाहिए। फिर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो है वो आजाद हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मानना चाहिए। सर ये तो वो वाली बात कर रहे हैं ना कि आप सरे से आइन को मानने से इनकार कर देना। ये तो एक तरीके से ना हुकूमत अगर हुकूमत नहीं माने, इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट वो कहेंगे सर हमने तो आईनी तरमीम कर दी है, वो हमने तो ऑर्डिनेंस लेकर आ गया इलेक्शन कमीशन। वो आईनी तरमीम नहीं है जनाब, वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वो पाकिस्तान के आईन में तब्दीली नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। बिल्कुल। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की, किसी आर्टिकल की तशरीह कर देता है तो उसके अगेंस्ट में अगर आपने जाना है, कोई चीज करनी है, तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये बात बड़ी वाज़ा है, इसमें कोई दो राय। सर इजाजत दें, अगर कौसैन साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, उनकी भी जरा राय ले लेते हैं आज के ऑर्डर पर। मुफ्ती साहब सर ये बताइएगा आपकी क्या राय है आज के ऑर्डर पर? कमोबेश तकरीबन वही था, बस उसको डिटेल ऑर्डर में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया गया और ज्यादा डिटेल में बता दिया गया। अब ये भी कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलॉट की जाए, लेकिन ये मामला बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। अयाज सादिक साहब 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब जो मखसूस नशिस्तों का जो फोरम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हटा दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला कर दिया, अब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इसको अलॉट की जाए। अब उन्होंने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी पास करवा लिया और उसी का हवाला देते हुए कहा कि क्योंकि ये बिल पास हो चुका है तो इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें तो बन ही नहीं सकती। आज डिटेल ऑर्डर सामने आ गया, तो सर ये मुतसादुम वाली सूरत हाल है, आपको क्या लगता है? देखिए बात यह है कि जो बात का एक कानून साजी ने की है, ये रेट्रोएक्टिवली तो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये तो उस दिन से अप्लाई होगी जिस दिन को ये पार्ट ऑफ गजट बना, नंबर 1। नंबर 2, या उसके बाद की अगर कोई डेट फिक्स की जाती है इसकी कमेंसमेंट की, तो फिर उस सूरत में ही ये उस डेट को कमेंस तस्वर किया जाएगा। जो सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर में तो शायद जो ऑलरेडी केसेस चल रहे होते हैं उनके प्रोसीजर में तो आप रेट्रोएक्टिवली किसी लॉ को लेजिस्लेट कर लेते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव लॉ कभी भी किसी सूरत में भी रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। यानी माजी के फैसलों पर अप्लाई नहीं होगा ना, मैं अगर आसान अल्फाज माजी के किसी भी एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो जिस दिन पार्ट ऑफ गजट बना है उससे आगे की तरफ उसका बहाव होगा, पीछे की तरफ नहीं हो सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अगर लेट सपोज वो एप्लीकेबल भी हो गया, वो कानून का हिस्सा भी बन गया, तब भी वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। एप्लीकेबल नहीं हो सकता। वो अगर अभी चैलेंज नहीं हुआ तो जो भी उसे ग्रीड फील करेगा चैलेंज हो जाएगा। वो अपना जिस तारीख को गजट का हिस्सा बना है उससे आगे के दिन वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सही है, प्रोस्पेक्टिवली उसकी एप्लीकेशन होगी। जहां तक बात है मखसूस नशिस्तों के फैसले की जी, तो जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब उसकी रेमेडी यही है कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिविजिट करे। माजी में बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो एक दफा दे दी गई। फर्ज करें कि एक जुबैर केस होता था जिसके तहत बेल एप्लीकेशन जज साहिबान के पीछे पीछे जहां पे भी उनकी पोस्टिंग होती थी वहां पे मूव करती थी। ठीक है, बाद में इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को रिविजिट किया गालिबन 2001 में, और उसके बाद से वो जो बाद वाली जजमेंट है वही अप्लाई हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि
जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना चाहिए। अगर कोई अग्रीव फील करता है तो आप रिव्यू पे जा सकते हैं ना, आप रिव्यू पे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत के लिए एप्लीकेशन थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, विद बड़े सख्त रिमार्क्स भी उसमें पास किए। लेकिन मसला ये है कि अगर फर्ज करें कि आज एक ऑर्डर आ गया है, हर इदारे को दूसरे इदारे का एहतराम करना चाहिए। जो भी किसी इदारे का फंक्शन है, अब किसी चीज को इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो कर रही है तो आप फर्ज करें कि आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, आप मुकन्नना में अमल दरामद करना होगा। आप इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन आपने करना होगा अमल दरामद। अगर सर मेरे साथ मौजूद रहेगा, मैं जरा इसी पॉइंट को जरा याहिया साहब की तरफ लेके जाता हूँ। याहिया साहब ये बताइएगा, ये डिटेल्ड ऑर्डर आ गया है, अब ये जो डिटेल्ड ऑर्डर है ये एक लार्जर बेंच का आया है, 8-3 से ये फैसला सामने आया। अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है, उसके रिव्यू में जाया जाता है, और रिव्यू में भी जजेस साहिबान शायद बैठ के देखते हैं कि कोई कानूनी नुक्ता अगर कोई भी वकला उठाते हैं और रिव्यू पे जाते हैं, वो कानूनी नुक्ता उठाते हैं कि जनाब आपने ये कानूनी नुक्ता मिस कर दिया है, और उनको लगता है कि वाकई में ये मिस हो गया है और कोई सफिशिएंट एविडेंसेस हैं जिस पर रिव्यू पे जाया जा सकता है, तभी रिव्यू पे जाते हैं, वरना 75% तो रिव्यू वैसे भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस केस में खालिसतन आपको क्या लगता है रिव्यू में जाने का मामला, क्योंकि नून लीग भी रिव्यू पे है, इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू पर है, पीपल्स पार्टी भी रिव्यू पर है 12 जुलाई के फैसले पर? जी, इसका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक क्लैरिटी क्लियर करना चाहता हूं बात कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है इसमें सेक्शन 1-2 की भी अमेंडमेंट हुई है और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है फ्रॉम 2017, और इसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर ही नेशनल असेंबली के स्पीकर और पंजाब असेंबली के स्पीकर ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसमें यही कहा है कि ये 2017 से अब लागू होगा। और जहां तक मुफ्ती साहब की बात है, मैं उनसे एग्री करता हूं कि सिर्फ प्रोसीजर जो है, सब्सटेंटिव लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, प्रोसीजर को कर सकते हैं, लेकिन जरूर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आएगा कि सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट और सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट जिसको अमेंड किया गया है, वो शायद प्रोसीजर से उनका ज्यादा लेना देना है, सब्सटेंटिव लॉ से कम लेना देना है। उसमें प्रोसीजर ये कहा गया है कि अगर तो एक रिटर्निंग कैंडिडेट जो है वो एक डिक्लेरेशन दे देता है एक पॉलिटिकल पार्टी की कि वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, उसको बाद में रिवोक नहीं कर सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता। तो ये मे भी एक प्रोसीजरल ही एक इशू है, तो जरूर, लेकिन जब ये कोई चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। इसीलिए 66 और 104 पे एम्फसाइज ज्यादा किया गया, आप अभी कह रहे हैं ना जी। और लेकिन ये कानून तो 2017 से बना हुआ था ना याहिया साहब, ये तो बना हुआ था, इसको एम्फसाइज करने के लिए ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पे था कि जनाब, और क्योंकि ये खालिसतन पीटीआई वाला मामला नहीं था, लेकिन उनको कहा गया कि खालिसतन इस फैसले में आपके पास अराउंड 15 से 20 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई पार्टी, वरना वैसे तो 3 दिन का ही था ना, ये तो माजी में भी तो यही तो रूल है। जी देखें, ये जो अमेंडमेंट्स जो हुई थी वो दो जो इस केस में बहुत जिसका इफेक्ट है वो सेक्शन 66 और 104 है, जिसमें क्लियरली कह दिया गया है कि अगर एक रिटर्निंग कैंडिडेट अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की डिक्लेरेशन देता है ज्वाइनिंग की, तो वो लेटर ऑन जो है वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। उसकी रीजन उन्होंने यही दी है कि देखें, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मोरलेस इसी चीज को एडवोकेट करता है। तो ये जो सवाल है ये अब देखना पड़ेगा कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ का क्वेश्चन है या प्रोसीजरल लॉ का है। अगर तो ये प्रोसीजर का है, जो मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि ये प्रोसीजरल ही इशू है, तो इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकती है। और अगर माजी में फैसले पे अमल दरामद हो सकता है जी, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ये स्टांस ले सकती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है, बिकॉज अब जो अमेंडमेंट्स की गई हैं इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो गई है। जहां तक दूसरी बात आती है, देखें, नाइम साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, मैं इनकी बातों से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, लेकिन देखें ये सारा रिजर्व्ड सीट्स का मामला कहां से आया, रूट कॉज क्या था इस मामले का? रूट कॉज ये था कि जरूर पीटीआई पाकिस्तान की एक मशहूर पॉलिटिकल लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराया उन्होंने। एग्जैक्टली देखिए 2019 से पीटीआई का एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जिस तरीके से उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के पूरे प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस दिए, आप पढ़कर आपको बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी लगती है, एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूशन लगता है। लेकिन क्या वजह है कि 2019 में इलेक्शन नहीं होता, 1 साल मिलता है, 2020 में नहीं होता, 1 साल मिलता है, और ये कहानी चलती रहती है। और जहां तक नईम साहब ने कहा कि 2 महीनों से इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला नहीं दे पा रही, उसकी तो रीजन ये है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये किस तरीके से होते हैं, कभी ये भी तो देखना जरूरत है कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहे हैं। ना कोई पोलिंग होती है, ना कोई
देखिए आप सिर्फ पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें और सिर्फ देख लें एक भी प्रोसेस पूरा हो रहा है या नहीं, या ये बिल्कुल ही सर देखिए, मैं तो अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये सवाल उठाता हूं कि आपकी जो सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत की बात करते हैं, और अच्छी बात है जमहूरियत की बात करनी चाहिए, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर कितनी जमहूरियत है? क्या नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कोई पार्टी सदारत के लिए इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा सकता है? इलेक्शन लड़ना दूर की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ने की जुर्रत बसारत कर सकता है? नहीं कर सकता। और फिर यही बात खान साहब के लिए आती है कि पीटीआई में उनके खिलाफ कौन कागजात नामजदगी जमा करा सकता है? पार्टी चेयरमैन के लिए वो कराता ही नहीं है सर, ये तो बिला मुकाबला होते हैं सारे इलेक्शन। तो बिल्कुल मेरा कहने का मतलब यही है कि जरूर पीटीआई एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तो किसी और लॉ के थ्रू ही प्रोसेस काम करना है। कोई उनके सामने भी तो एक इलेक्शन एक्ट है, वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शंस को डिसरिगार्ड करके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को क्लियर तो नहीं कर सकते। आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसको फॉलो करना है। तो ये सवालात जरूर पीटीआई के ऊपर भी उठते हैं, और ये इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जिस तरह कहा गया कि बस अब पीटीआई सबसे मशहूर पार्टी है, उसको दे दिया जाए तो ये दे दिया जाए। अब दूसरी बात यह है कि आप इसकी रिव्यू के ऊपर आ जाते हैं। देखिए रिव्यू के ऊपर मेरे ख्याल में जो डाइसेंटिंग नोट आया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, 2 जजेस का, और जो इश्यूज उठाए गए हैं, ये इश्यूज कोई नॉर्मल रिव्यू पिटिशन के इश्यूज नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शनल इशू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मटीरियल इश्यूज हैं जिनको डिसाइड किए बगैर ये जजमेंट नहीं दी जा सकती थी। जब तक आप ये डिसाइड ना करते कि पीटीआई का रिलीफ क्या है, पीटीआई क्या मांग रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या मांग रही है, स्टांसेस गवर्नमेंट के क्या है, कौन से इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट का हमें का स्टांस आया है, ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर ऑप्शन क्या है सर? फिर मैं नईम साहब की तरफ भी जाऊंगा ना। ऑप्शंस क्या है? पहला देखें, एक तो ये तो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, ठीक है। अब वो फर्ज करें कि कल जो है वो समाअत के लिए लग जाती है या वो रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या ये दोनों सियासी जमातें या इलेक्शन कमीशन मोर और लेस, अगर वो ये कहें कि आप एक इंटरम आप ऑर्डर जारी कर दीजिए जिससे फिलहाल ये जो आपका फैसला है इसको रोक दिया जाए जब तक इस रिव्यू का डिसीजन नहीं हो जाता, यही ऑप्शन रह गया? जी मेरे ख्याल में जो रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी फाइल हुई भी है उसके साथ एक स्टे भी लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब वो एक टाइम फ्रेम था वो चला गया, तो जरूर गवर्नमेंट एक नई स्टेट रिव्यू फाइल करेगी और उसके अंदर स्टे जो है वो मांगेगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये नंबर ऑफ इश्यूज को डिसाइड नहीं करती तो ये जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया जाए उस वक्त तक। लेकिन उसके ऑब्वियसली फिर पॉलिटिकल जो है वो कॉन्टेक्स्ट होंगे, उसके पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट्स होंगे जो शायद पीटीआई के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसी वजह से जो है वो पीटीआई की तरफ से एक बड़ा हार्ड स्टांस आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए, जितना जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और आपको लगता है कि इंप्लीमेंट हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज स्पेशली देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज गवर्नमेंट ने इंटरटेबल किया है उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए वो जो 39 और ये 20 रिजर्व सीट्स है वो मिल जाए तो 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट की करीब हो जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो टेबल हो सकेगा। तो जरूर पीटीआई सारी चीजें 25 अक्टूबर से पहले करनी नहीं साहब। सर अगर मैं हुकूमत के ऑप्शंस की बात करूं, चले आप जो बात कर रहे थे मैं उसको ही थोड़ा सा आगे लेके बढ़ता हूं। रिव्यू पे जाना, चले रिव्यू पे आप जाते हैं, आप वो 2 जजेस के रिमार्क्स उठाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक डिसीजन हो रहा है, इतना संगीन किस्म का ये स्टेटमेंट है, उस पर लेके जाते हैं, रिव्यू एक्सेप्ट भी हो जाता है। वैसे तो 75% रिव्यू जाहिर सी बात एक्सेप्ट नहीं हो पाते, लेकिन चले रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, देन व्हाट सर? फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हुकूमत या जैसे कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो है वो रिव्यू पिटीशन में गए हैं, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर डिसेंडिंग नोट्स के बावजूद भी जाहिर है कि फिर तो फैसला तो हाँ फिर अटल हो गया फिर, है ना। दूसरी बात ये कि जो डिसेंडिंग नोट्स हैं उनमें जस्टिस मद्दुखेल साहब ने भी यहाँ तक तो कहा कि 39 सीट्स पीटीआई को दे दी जाएं। तो इशू जो है वो 41 और 39 का है। यहाँ तक तो राजी थे कि पीटीआई की हैसियत तो तस्लीम की एज अ पार्टी कि भाई इनको 39 मिल जाए, लेकिन वो 41 का बिल्कुल सही है ना। यहाँ तक तो बात थी। दूसरी बात यह है कि याहिया साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन देखिए एक आम आदमी की हैसियत से हम सब इस बात का गिला कर सकते हैं कि हमारी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल यही हाल पीटीआई का है, लेकिन पीपल्स पार्टी के इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन भी हाल ही में ऐसे हुए हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है
कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पार्टी बना के इस्तेमाल किया जा रहा है एक पार्टी के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा याहिया साहब ने कि पीटीआई की आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां इलेक्शन के हवाले से पूरी करनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यही है और मुल्क का बहरान यही है कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, सब कुछ उसी तरह हो रहा है। मैं देखिए, ये आपको मैं एक तारीखी वाकया बताऊं कि किस तरह जो है ना हालात बदलते हैं। 1996 में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को जो है वो 5वें या चौथे चीफ जस्टिस बना दिया था। नवाज शरीफ साहब का बड़ा शदीद इख्तलाफ था और वो कहते थे कि ये गलत चीफ जस्टिस बने, सबसे सीनियर मोस्ट को बनना चाहिए। आज उन्हीं की पार्टी को सीनियर मोस्ट पे इतराज है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मौका परस्तियां हैं, मैं एक एनालिस्ट के तौर पे मैं किसी पार्टी का तो नुमाइंदा नहीं हूं, मैं तो आवाम को या लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये कैसी कलाबाजियां हैं, किस तरह से हमारे इदारे काम कर रहे हैं। इससे फिर तो एक सवाल ये भी बनता है ना, मैं नईम साहब, इस सवाल ये कि वजीर आजम साहब को क्यों पड़ी है कि वो चीफ जस्टिस साहब को नॉमिनेट करें कि ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ही होंगे? क्या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वो तो उनका एक तरीकेकार है पूरा। देखिए, बात यह है कि ये कहा जाता है कि काजी ईसा साहब इस निजाम की गारंटी है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि पूरा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद, लेकिन ये चीजें जरूर बंद हो सकती हैं कि रिकाउंटिंग में जो है आप हर आदमी को हरा दें, मुस्लिम लीग नून के अलावा आप हर आदमी को हरा दें, या ये है कि आप ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दे रहे। 3 महीने से ज्यादा हो गया, 4-5 जुलाई से आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने नहीं दे रहे। तो ये वो सारा खौफ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं फिर इसरार करूंगा कि इन तमाम चीजों के नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। हमारी मईशत का बहुत बुरा हाल है। चाहे हमारा IMF से मुआहदा हो जाए, हमें 4 साल में $100 अरब देने हैं, वो हमारे पास बंदोबस्त नहीं है। मुआहदे IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद भी वजीर खजाना कहते हैं $5 अरब हमें चाहिए, जो हमें कहीं से नहीं मिल रहा है। हमें उस चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हम जब तक एक पार्टी को निशाना बनाते रहेंगे ये बहरान हल नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस के अब अगर ये रिव्यू में जाता है मामला, अच्छा रिव्यू में जाने की जरूरत है इसकी, या फिर ये कहा जाए कि नहीं जनाब ये तो आपने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास करवा लिया है और ये पीछे के उसमें भी होता है क्योंकि ये एप्लीकेबल होने वाला मसला है, 66 और 104 का मसला है, तो ये अब जरूरत ही नहीं है, ये डिसीजन आ गया सर आंखों पर डिसीजन, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो सकती। देखिए बात यह है कि जब PTI ने अपने इंटरनल इलेक्शन नहीं करवाए थे, मेजरेबली दे फेल्ड टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, तो फिर अभी वावेला करने का उनको कोई इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन असल में अब प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट अगर लीगल प्लेन पे, बिल्कुल प्योरली लीगल प्लेन पे बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में ये भी कह सकती है, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है, कि पहले आप इम्प्लीमेंट करें और फिर हम रिव्यू की ये शर्त होती है ना वैसे, पहले आप इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि पहले इम्प्लीमेंट करें। और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पहले इम्प्लीमेंट होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है वो किसी सूरत में कैरी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए शायद कोशिश ये की जा रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही कर दिया जाए। अब दूसरी बात यह है कि ये जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, ये वैसे आमतौर पे तो नैरो बिल्कुल होती है, कोई कैलकुलेशन है, कोई क्लैरिकल एरर है, लेकिन जहां पे कोई नेशनल इशू हो वहां पे देयर आर प्रेसिडेंट के जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में अपनी पूरी वर्डिक्ट को रिविजिट किया, और अभी बेंच नहीं बना। गॉड नोज के बेंच क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का जो इन रिव्यू को सुनेगा, तो इट ऑल डिपेंड्स के बेंच की क्या सूरत हाल होती है। अभी तो डेट भी नहीं लगी ना इसकी, या लग गई है? तो ये मतलब फ्यूचर की बातें स्पेकुलेशन नहीं कोई कर सकता है या गेस वर्क कर सकता है। बट सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर लेट सपोज आप रिव्यू पे जाते हैं, और जो कि रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है, ठीक है आपने दायर की हुई है, लेकिन अभी वो उसकी कोई डेट तो नहीं लगी ना अभी, लेकिन अगर रिव्यू पे जाते हैं, लेट सपोज अगर बहुत क्लिनिकल एरर आप जो बात कर रहे हैं चले वो भी एक्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है आप रिव्यू पे चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप इंप्लीमेंट कराएंगे तो इसमें महीना 1.5 महीना तो लग जाएगा ना सारे मामले। ऑब्वियसली ये भी लग जाएगा, महीना 1.5 महीना, एक टाइम फैक्टर भी है।
दूसरी बात यह है कि इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत उन पे ये ऑब्लिगेशन है कि दे हैव टू डू कंप्लीट जस्टिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो उसकी अपील या उसकी जो सुनवाई है वो फिर रब के पास ही होती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये जो नेशनल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इस पे रिव्यू का जो स्कोप है वो इतना नैरो नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर वाकईतन डिसेंटिंग नोट्स पे जाए तो ये और मतलब कि जो इस रिव्यू पिटीशन को हेयरिंग दे रहा होगा बेंच, इट ऑल डिपेंड्स कि बेंच क्या मतलब के सोचने का तरीका है। ठीक है याहिया साहब, लेट्स सी अगर ये बात की जाए कि जनाब पहले आप इम्प्लीमेंटेशन करा दीजिए, उसके बाद रिव्यू भी कर लेते हैं, और रिव्यू में अगर हुकूमत ये बात कह दे कि आप एक इंटरम एक ऑर्डर जारी कर दें कि फिलहाल अभी आप इसको रोक दीजिए जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता, तो मीनवाइल क्या कोई कानून साजी कर सकती है हुकूमत? जैसे हम कह रहे हैं कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम ला रहा है, तो वो हो सकती है, इस पे कानूनी सवाल उठेगा नहीं उठेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जुडिशियल प्रोप्राइटरी भी ये डिमांड करती है, जो इस वक्त के मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का क्लैश बन चुका हुआ है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड स्टांस आ रहा है, स्पीकर इस तरह लेटर लिख रहे हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी थोड़ी जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हाईएस्ट एपेक्स बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, दो सूबों की हुकूमतों के दरमियान अगर मसला हो तो उसको रिजॉल्व करती है। तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग सच अ हाई बॉडी शुड शो जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जो नजर नहीं आ रही। क्योंकि देखें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फाइल की एक पिटिशन फॉर क्लैरिफिकेशन, और उस क्लैरिफिकेशन में जो डिमांड की गई इलेक्शन कमीशन से वो बड़ी सिंपल सी थी। वो ये थी कि पीटीआई एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लैक करती है, कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी है नहीं। तो कौन ये कंफर्म करेगा इस पॉलिटिकल एफिलिएशन की जो रिटर्निंग कैंडिडेट्स की होगी, और व्हाट हैपेंस अगर जो कंफर्मेशन की गई वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से हो गई? तो ये एक बड़ा एक सवाल था। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक बड़ी नॉमिनल सी हेयरिंग करके इलेक्शन कमीशन का स्टांस को ऑन बोर्ड लेकर इसके ऊपर एक जजमेंट या इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकती थी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर रद्द अमल आया, जिस तरह के कमेंट्स इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आए और जिस तरह की बातें की गई, इससे लगता है बहुत हॉस्टाइल एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के साथ और बाकी अदारों के साथ। और एग्रेशन जो है दैट ऑलवेज बिगेट्स एग्रेशन, रिएक्शन का रिएक्शन आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट शुड प्ले अ मोर एक हायर रोल, और इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि अदारों में तसादुम को कम करने की कोशिश करे। और अगर इलेक्शन कमीशन ये भी तो मेक श्योर करेंगे ना, उनका जो फैसला है उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पंजाब और केपी में इलेक्शंस का फैसला था, उस पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी, बट दे विल मेक श्योर कि ये इम्प्लीमेंट हो। देखिए सलमान साहब, उसमें इलेक्शन कमीशन का सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो कह रहे थे कि आप मुझे बता दें कि इनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये कौन सर्टिफाई करेगा, क्या उमर अयूब करेंगे, क्या शेर अफजल मरवत करेंगे, क्या बैरिस्टर गौहर करेंगे, कौन करेगा? कोई पार्टी का कोई स्ट्रक्चर तो होता है, वो स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कभी पीटीआई करवाएगी नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानेगी नहीं। पीटीआई वाले तो खुद भी कहते हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीटीआई का ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमने अपना इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख के नहीं किया। तो अगर तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांग भी ली थी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो उनका रिएक्शन आया अपनी ही अदालत के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता भी नहीं है ये फैसला कब हुआ, कब लगा, कब कौन सी चेंबर में लगा, पब्लिश कैसे हुआ, वेबसाइट पे कैसे आया, तो इसका मतलब ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई चैलेंज्ड कोर्ट है, कोई दो पार्टीज बन चुकी हुई है और शायद एक कोहेसिवनेस नहीं है अदालत के अंदर। तो एक नॉन कोहेसिव अदालत से इतना बड़ा फैसला आ जाना, मेरे ख्याल में ये जुडिशियल प्रोप्राइटरी डिमांड नहीं करती। मेरे ख्याल में 17 सुप्रीम कोर्ट जजेस को बैठकर एक बारी बैठ के सोचना चाहिए कि जो डिसेंटिंग नोट में बातें की गई हैं इसको क्या टोटली डिसरिगार्ड कर दे, ये कहकर कि मेजॉरिटी ने फैसला दे दिया है। एक बार आप पढ़ के तो देख लें कि ये डिसेंटिंग नोट के जजेस कह क्या रहे हैं और उनकी जो बातें हैं। मेरे पास टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूं बस ये आखिरी सवाल आप सबसे, मुफ्ती साहब, इम्प्लीमेंटेशन कैसे? क्योंकि अगर मैं ऑन द टेबल अगर सारी चीज़ें देखूं, एक तरफ है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो कि इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और
ये चीज उन्होंने अयाज सादिक साहब ने खत भी लिख दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 12 जुलाई का फैसला है जिसका आज डिटेल्ड ऑर्डर सामने आ चुका है। उस डिटेल ऑर्डर के मुताबिक जनाब इनको प्रॉपर नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब अगर प्रॉपर नशिस्तें मिलती हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी कि जनाब वो इलेक्शन जो आईनी तरमीम है वो किस तरह से करवाती है। और अयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो अब हो गया ना, मतलब एक बिल बन चुका है और 66-104 के तहत ये पुराने फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन होगी। तो सर ये आज का जो फैसला है उसको इंप्लीमेंट कैसे कराया जाएगा? डिटेल ऑर्डर फैसला तो खैर 12 जुलाई का है। देखिए बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि लीगल फिक्शन में अगर किसी एक बहुत बड़ी कानूनी इमारत खड़ी कर दी जाती है और उसकी बेस ठीक नहीं है, तो अगर बेस गैर कानूनी है और उसको आप खींच देते हैं तो पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ जाएगी। बेसिकली जो पीटीआई का मौकफ है वो यही है कि हमारा इलेक्शन इंटरनल हुआ था या नहीं हुआ था, इस पे सारी बुनियाद खड़ी होनी है। सही है, इस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है। अगर फर्ज करें इसको बड़ी अमीक निगाह से देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो लॉज को फॉलो करे। वो कल को मुल्क चलाने के लिए तगोदो करें कि हमें मुल्क की बागडोर दें। जो अपनी पार्टी के मामलात नहीं चला सकते वो मुल्क की बागडोर क्या, वो तो ठीक है ना, वो तो मैं तो सर फैसले की बात कर रहा हूं। मसला ये है कि ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अब जाहिर है कि सर वो तो ऑर्डर आ गया ना, अब तो आ गया, वो देखनी चाहिए नहीं देखनी है, वो तो नोट दिया है 2 जजेस ने, वो गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स होंगे। और उसके अलावा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला आर्गुमेंट होगा। बेसिक ये 3 आर्गुमेंट्स होंगे जिसके गवर्नमेंट का सारा केस रिवॉल्व करेगा। साथ आप मतलब कि ये जो कानून साजी हुई है 2017 से की इम्प्लीमेंटेशन का कह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बिल्कुल भाग के कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन वाली बात नहीं करेगी। वो पहले सारा देखेगी और फाइनली जो है, क्योंकि ये किसी सर्विस का इशू नहीं है, किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये इसके असरात पूरी कौम पर पड़ेंगे। चल थैंक यू सो मच सर, टाइम की किल्लत है वरना सर मजीद डिटेल में बात करते। कौसैन मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, याहिया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।